ये चीज़ें बचपन से मिलती ज़रूर थी, बट यूनिवर्सिटी कभी जा नहीं पाया। ये मलाल है मेरी ज़िंदगी का। सुंदर हो किसी एक्टिंग में या किसी और में क्यों नहीं? जैसे मुझे संगीत में ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया। मिमिक्री तो सॉरी सर, मैं मिमिक्री तो का नहीं कर सकता किसी की। एक श्रद्धा के साथ वो करना, वो हमारे बस का नहीं है सर। मैं सच बताऊं, ओदे नाल रहना लगे बड़ा सेफनी, मैं शब्द बनूं तुम गीत हो जाना, अधर चुप रहे तो संगीत हो जाना। नमस्कार साथियों, जनचेतना चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त गोल्डी ग्रोवर। आज हम सफ़रनामा में जानेंगे कैसे फतेहाबाद का एक लड़का विनोद से वीवी वर्मा बन गया। आइए शुरुआत करते हैं सफ़रनामा के एक और अध्याय की। बारी बारी नैन जदों मिलदे, ओ दो आपा दोवें जांदे संगनी, दिल करे बाहों फड़ रोक ला, ओ समा ही ना जावे किते नंगनी, रब दी रज़ा दे नाल मिलदे, रब दी रज़ा दे नाल मिलदे, हिरिए सजने नेहान दे, ओ खोली दरवाजे ना जुबान दे, ओ अखां नाल गल्लां होई जान दे, खोली दरवाजे ना जुबान दे, ओ अखां नाल गल्लां होई जान दे। नमस्कार विनोद जी, स्वागत है आपका जनचेतना चैनल में। नमस्कार जी, और जनचेतना देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं वीवी वर्मा और आज आपके स्टूडियो में। अपने बारे में कुछ दर्शकों को बताइए, हमारे आपके बारे में। हाँ जी, मेरे अगर मैं करियर की बात करूँ तो आई वॉज डूइंग जॉब इन माई लुमिनस आर वाटर प्योरीफायर कंपनी थी एक, और वहाँ बस जॉब करते करते ही मेरा ट्रांसफ़र शिमला हुआ। तो वहीं से बस ये जर्नी शुरू हुई म्यूज़िक की। और गायकी की अगर मैं बात करूँ तो बचपन से मैं गा रहा था, पर एक जो कहते हैं ना कि भी सामने वाले की तरफ से एक यूँ रहता है, रिवर्ट रहता है कि हाँ यार वाकई में अच्छा गाता है। तो ये चीज़ें बचपन से मिलती ज़रूर थी, बट उसको इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाए। चलो टाइम पे एक होता है कि भी बचपन में हम लोग को यूँ होता है कि भी हम टाइमली सीख जाएं या कुछ कहीं किसी कंपटीशन में चले जाएं। तो वो उस टाइम में ऐसी गाइडेंस कभी थी नहीं। तो बस वो जैसे धीरे धीरे जितना शौक़ था वो गाते रहे, गाते गाते थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो गया कि ट्यून्ड तो हो गए थे हम लोग। तो वो बस अब कहते हैं ना, वो जब एक गुब्बारा वो गुब्बार वो फूटना होता, वो एट दी एंड कहीं ना कहीं तो वो फूटता है। तो वो एक एक्सप्लोर करने वाला खुद को चीज़ वो थी, वो मेरे दोस्तों से निकल के आई। और वेरी फर्स्ट डे से जब लोगों ने जब पहले दिन से किया, तब भी दोस्तों ने किया था अप्रिसिएशन। क्यों मेरे स्कूल में मेरा क्लासमेट अमन और मेरे सीनियर जितने भी मैं जिनसे सीखा है लगभग, सो उन्होंने अप्रिसिएशंस दिया। तो वहाँ से मैं धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचा। दैन फाइनली जॉब किया स्कूल में एक अपना कॉम्पिटिशन्स में। तो मैं नहीं कहूँगा आपको, पर स्कूल में मैंने परफॉर्म किया। देन मैंने अपना इंस्टीट्यूशन से मैंने स्टडी किया। मैं यूनिवर्सिटी कभी जा नहीं पाया, ये मलाल है मेरी ज़िंदगी का। मेरे को कॉलेज में भी इवन मैं नहीं जा पाया। मैंने रेगुलर मेरा स्टडी कभी नहीं कर पाया। मैं कॉरस्पॉन्डेंस मेरा एक सेंटर से मेरा स्टडी रहा, पारस इंस्टीट्यूट। तो वहाँ भी मैं परफॉर्म करता था, मतलब ठीक था कि पता था सबको भी गाता है। मैं फाइनली आई जॉइंड माई जॉब एंड उसके बाद मेरा जैसे कैरियर शुरू हुआ। बड़े अच्छे सिंगर हैं जी खान भाई, उन्होंने गाना गैरी भाई ने कराया सीगा एक तू सज्जना रब दे नाम वर्गा। और वो सॉन्ग मुझे बड़ा पसंद था। बेसिकली वो ट्यून उसकी इतनी अच्छी थी और वो सब चीज़ों से। सो मैं वो गाना जैसे मैंने गाना, तो वो गाना रिकॉर्ड करके मैंने एक उसके लाइव देखता रहता कौन अच्छा गाता, क्योंकि कुछ ताने उसकी मुझसे लगती नहीं थी। तो मैंने जैसे उसको ऑडियो को रिकॉर्ड, एक बंदे ने गा रखा था लाइव, तो मैंने उसकी वो वीडियो डाउनलोड करके, वो वोकल मेरे से सिंग करती थी इसकी, तो वो मैंने उसका ऑडियो कन्वर्ट करके फ़ोन में रख लिया था और मैंने साथ के सर्कल के लड़के को सुना दिया। वो अपने बस स्टैंड। तो इस तरह से मतलब आपकी। हाँ जी बिल्कुल सर। आपने कहा मार्केटिंग की बात, मार्केटिंग करते थे, तो मार्केटिंग और इसमें तालमेल कैसे बना आपका म्यूजिक में? मार्केटिंग का एक ऐसा था कि सर मार्केटिंग में तो मार्केटिंग का और मेरा सिंगिंग का कोई लेना देना तो नहीं था, पर बेसिकली ऐसा हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मार्केटिंग में तो मेरा आना ये था कि जो जैसा कि मेरा कम्युनिकेशन लेवल था, स्टडी टाइम में भी बोलना, स्टेज से ही मुझे झिझक मेरी छूट गई थी, क्योंकि मैं बोलने में मेरे को कोई कभी इशू नहीं रहा। तो वो कम्युनिकेशन लेवल मेरे बड़े मेंटर, मेरे बॉस, मेरे गुरु सब जिन्होंने मुझे सिखाया, मिस्टर राजीव नारंग जी, हिसार के डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो, पूरा हरियाणा भी उन्होंने लुमिनस में काम किया। तो उन्होंने कहीं टैलेंट मेरा देखा, उन्होंने मुझे मार्केटिंग ज्वाइन करवाई। लुमिनस पहली कंपनी मेरी, मेरा
मेरे को ऑन रोल कंपनी जो मिली, और मैं वेरी फर्स्ट डे से वहीं काम किया और अभी लास्ट तक भी मैं वहीं काम कर रहा था। सो वो मार्केटिंग में काम करते करते मेरे को जब वो एरिया मिला, तो वहाँ जो दोस्तों के सर्कल जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो रिकॉर्डिंग, वो मैंने बोला कि ये मेरी रिकॉर्डिंग है, तो वहाँ से वो दोस्त ने मनी मेरा दोस्त है, सरदारों का लड़का है, उसने मेरे को जगह जगह अप्रोच करना शुरू कर दिया कि यार आपने वीवी की आवाज़ सुनी है विनोद की। उस टाइम तक मैं विनोद ही था, फाइनली कुछ टाइम के बाद, साल भर के बाद मैं वीवी बन गया विनोद से। विनोद वर्मा इज इक्वल टू वीवी। नहीं तो ये विनोद से वीवी जो आप बने, तो वीवी कैसे और नाम क्या सोच कर? ऐसा था कि भी कुछ टाइम पहले मैंने हाथ पे नाम लिखवाया था वीवी, विनोद वर्मा। अभी जब 2-4 चीज़ें हम लोग बना बैठे थे, कुछ लिखने शुरू कर लिए, कुछ गाने बनाने, तब साथ के जो टीम मेरा है, करम टीम पार्टनर है मेरा, उसने मुझे बोला, कहता यार आज से वीवी रखेंगे तेरा नाम, वो थोड़ा सा लाइन के हिसाब से कैची भी रहेगा, कुछ पंजाबी लाइन। सो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी वीवी, आज से वीवी। सो वो जो मनी ने जो वो चीज़ एक झूठ से शुरू किया, वो यहाँ के पंजाबी सर्कल के दोस्तों को सुनाना, भाई सुना दे कुछ यार, अच्छा यार। अब वो धीरे धीरे वो अप्रिशिएट करते रहे। उस एट द सेम टाइम मेरा ट्रांसफ़र हिमाचल हुआ, और जैसे ही वहाँ ट्रांसफ़र हुआ तो वहाँ पे भी यही अप्रिशिएशन शुरू हो गया, यार तू गा तो लेता, तू गाता क्यों नहीं। अब करम का बोलना ये होगा कि मैं लिखता हूँ, मैंने कहा लिखते हो तो ठीक है। वो ऐसा कॉम्बिनेशन बना, डे बाय डे इम्प्रूवमेंट। फिर मैंने 1 साल घर पे लगाया, मैंने जॉब छोड़ दिया। यहाँ मेरे गुरुजी सोनू माल्या जी बडोला वाली से, मनकीरत पाजी भी वहीं से, उनसे कुछ सीखे हुए हैं। तो मैंने मेरे उस्ताद जी के पास क्लासें लगानी शुरू कर दी। रागदारी तो चलो मैंने कभी नहीं सीखी, पर उनसे वो गुर ले लिया जो एक गायकी चलाने के लिए इनफ था। उन्होंने अच्छा समझ दी मुझे, म्यूज़िक की एक सेंस मेरी जो थी उसको समझते उन्होंने मुझे अच्छा गाइडेंस किया, सारी चीज़ें। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई गुरुजी की भी, गुरुजी ने मेरे को इतने योग बना दिया कि भी मैं चीज़ों को समझने लग गया। सोनू माल्या जी ने मुझे अच्छे से, मतलब जितना मेरे उस्ताद जी ने मेरे को किया वो उसके अकॉर्डिंगली। हाँ, मैं रागदारी मैंने कभी नहीं सीखा, मैं जितना भी हूँ, मैं बॉर्न बॉटम, जितना शुरू से मेरा बचपन से है, तो मैं उतना, तो वो बस ऐसे शुरू हुआ मेरा सफ़र ही है बस। तो करम जी से तो राम मिलाए जोड़ी वाली बात ही हो गई। बस सम टाइम हम लोग को इस लाइन के अंदर एक पार्ट, कहते हैं ना, अभी अकेला आदमी कभी नहीं चल सकता, हम लोग को सहयोग की जो। मैं तो सर यहाँ बैठा हूँ तो वो दोस्तों की वजह से बैठा हूँ, और आज से नहीं, वेरी फर्स्ट डे से, क्योंकि मेरा टैलेंट, मेरी चीज़ें, इवन मेरी जॉब में या चाहे मेरा सिंगिंग करियर है, वो जब भी पहचाना, जिसने पहचाना वो कोई दोस्त था, मेरा मित्र था, कोई भाई था, उन्होंने ही पहचाना सर। सो आई एम एवरीथिंग विद माय फ्रेंड। मैं मेरे दोस्तों की वजह से सब कुछ हूँ। संगीत ही क्यों, दिखते भी सुंदर हो, किसी एक्टिंग में या किसी और में क्यों नहीं? सर बस ऐसा था, सिंगिंग का मैं आपको सच में बताऊँ, गाना मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों था कि बेसिकली जब बचपन था मेरा, मैं बचपन में मुझे डांस करने का बड़ा शौक़ था। अभी तो खैर नहीं है मुझे, अभी तो डांस वांस आता नहीं, तो शादी वाला डांस कर लेते हैं। सो बेसिकली उसमें क्या था ना सर, कि वो जब वो बचपन का डांस जो होता है ना, बचपन के डांस में एक खास बात होती है कि हम लोग साथ में गुनगुनाते ज़रूर हैं। एक बच्चा कभी भी डांस आप कभी देखेंगे, मेरा तो एक्सपीरियंस कि यही कहता, वो बच्चा गुनगुनाता ज़रूर है, क्योंकि उसको उसके खुद के गाने के बिना वो नहीं जाता। वो बीट्स उसके लिए मैटर नहीं करती, बीट चल रही है, वो उसको कैच करके कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश जरूर करता। सो मेरा जो, मुझे ये लगता है कि अगर मैं नाचना शुरू ना करता तो शायद मेरा गाना शुरू ना होता। सो मेरा क्या रहता था कि मैंने एज इट इज़ कॉपी करना, लाइक आप बोलते ना कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट कर दें, तो मैंने कॉपी पेस्ट करना। तो मैं कोई एक्टर ऐसा नहीं था, अजय देवगन हो गया, अक्षय कुमार हो गया, कोई भी हो गया, गोविंदा हो गया, मैंने कॉपी बुक स्टाइल में डांस करना बिल्कुल एज इट इज़, और वो जो लिरिक्स जो थे मैंने वो एज इट इज़ बोलने, और वो गाना 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 रिपीट, डांस डांस डांस, वो गला इतना पक गया उस चीज़ को लेके कि वो मैं ट्यून्ड हो गया साथ साथ। तो ऐसे इस वजह से, मेरे ट्यून होने की वजह से मुझे संगीत में ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया। फाइनली म्यूज़िक डांस गया बट म्यूज़िक रह गया। नहीं, ये संगीत की कॉपी करने लगे उसके, या कोई मिमिक्री भी कर लेते हो किसी की? मिमिक्री तो सॉरी सर, मैं मिमिक्री तो नहीं कर सकता किसी की, बट सम टाइम क्या होता है ना, एक वोकल रिफ्लेक्ट करती है, कुछ आवाज़ों को हम लोग शूट कर सकते हैं। सम टाइम मुझे ये लगता है कि जब मैं अगर ज़्यादा अच्छे से तैयारी करूं, क्योंकि सर कभी, मतलब कहते हैं ना सर, इंटरेस्ट बनाना, जनरेट करना, चस्का चीज़ का हो जाना बड़ा एक अलग चीज़ है, पर उसकी तपस्या करना, एक श्रद्धा के साथ वो करना, वो हमारे बस। सच है, मैं हमेशा इंटरव्यू में कहता हूँ कि मैं एक एंटरटेनर हूँ, एंटरटेनर तक ही हम लोग रहें, अपने आप को इस चीज़ से संबोधित करें तो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि सिंगर की संज्ञा लेना खुद के लिए बहुत बड़ा नाम है सर, सिंगर बहुत बहुत बड़ा नाम है,
वो बहुत दूर है वो चीज़ें। हाँ जी। अब बात चल पड़ी है संगीत की, तो कोई एक संगीत कोई गाना गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। हाँ जी, हाँ जी। एक गाना मेरा बड़ा परवान हुआ, मालिक की कृपा रही, सभी दोस्तों गाना हमारा काफ़ी अच्छा चला था। माए मैं जिनू प्यार कर दी, मेरे लायक ते मुंडा बड़ा नेक नी, जिद्दां दा जमाना अज दा ओदे नाल रहना लगे बड़ा सेफ नी, रंग ओदा सांवला जिहा ना ज़्यादा गोरा चिट्टा ए, ओ वेखणे नूं भोला लगदा थोड़ा जा सुभाਅ दा तिखा ए, ओ मंग मेरी पूरी करदा, ओ मंग मेरी पूरी करदा, ओ मेरे पिछे बैठा सैल फोन वेचनी, माए मैं जिनू प्यार कर दी, ओ मेरे लायक ते मुंडा बड़ा नेक नी। थैंक यू। वाह जी वाह, मुंडा बड़ा नेक नहीं, क्या बात है। जितनी आपकी अच्छी आवाज़ है उतने ही अच्छे बोल भी हैं। परमात्मा की मेहर आप पर यूं ही बनी रहे। तो पंजाबी इंडस्ट्री में किसी को आइकन मानते हैं? आइकन सर एक्चुअली तो सर मेरा ये मानना है कि सर चंगा गाउण वाले, चंगा सुनने वाले मेरे लिए सारे ही वधिया जी। मैं तो चंगा सुनना पसंद करदा जी। ਈਵਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰ ਫੁੱਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਫੁੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਸੈਟਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਨਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮੁਰਝਾ ਜਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਸ ਸਮ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆਊ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਜ਼ਿਕ ਜ਼ੈਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਬੀਟ ਸੌਂਗ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਸੂਫੀ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਮਿੱਠੇ ਗਾਣੇ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਹਿਪ ਹੌਪ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਤੜਕਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵਰਸੈਟਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਬਲੀਅਤ ਪਾ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਵੀ ਹਰ ਫੁੱਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ, ਹਰ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਭਾਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਭਾਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਭਾਜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ੋਨਰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਕਰਿਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਆਮਦ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆ 2009-11 ਤੋਂ, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਲੋਡੀਅਸ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਸੈਟਿਲਿਟੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਔਰਾ ਮੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾਇਕੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ। कहते ना की समझाइए सजना इन्ना नैन कमलिया तो जो आपके दोनों सिंगर हैं, चाहे सतिंदर सरताज जी की गल करिए आप, चाहे आप अमरिंदर गिल जी की गल करें, उन्होंने ही कोई मुखड़ा सुना दो। हाँ जी, हाँ जी, मैं तुहानूं सतिंदर सरताज भाजी का जो मैनू माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग, मैनूं ऐ लगदा भी सम टाइम जे मैं कदे पॉलिश हो जावां, ज़्यादा तैयारी कर लांगा, तो मैं शायद कोशिश करा कि भी मैं उन्हां दे मतलब पैरां दी धूल दे बराबर गा सकां माड़ा मोटा ना, कोशिश करदा जी मैं। हो लावा इश्के दे अंबरी उडारियां, सानू प्यार दियां चढ़ियां खुमारियां, सानू प्यार दियां चढ़ियां खुमारियां,
ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ, ਪੈਰ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਚਸ਼ਮੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਵਗਦੇ, ਰਾਤੀ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਠੱਗਦੇ, ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਸਦੀ ਰਹੀ, ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਸਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਐਸੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਐਸੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਾ ਦਿਲ ਰੁਕ ਸਕਿਆ, ਗਿਆ ਪੈਰ ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਸਦੀ ਰਹੀ, ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਸਦੀ ਰਹੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵਸਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਗਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਗਾਣੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ? ਸਰ ਟੋਟਲ ਮੇਰੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ 4 ਗਾਣੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਕ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊ ਕੁੜੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਸੌਂਗ ਕਰਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਾਣਾ ਨੇਕ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਛੱਡਦੀ ਆਪਾਂ ਆਡੀਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੱਟ ਬੋਲਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ੋਨਰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਗੈਪ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗਾਣੇ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਵੇਂ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੈਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਜੀ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੋਗਾ ਮਤਲਬ? ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਸਰ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਾਣਾ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ, ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਅ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਲਹਿਜਾ। ਹੁਣ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਭਾਜੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਸਰਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਗਾਉਣਾ ਦਾ ਜੱਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰੋਣਾ, ਸੋਹਣਾ ਪਰੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾ ਕੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲੇ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਹਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪੋਜ਼ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧੁਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਟੋਨ ਸਮ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਹ ਤੇਰੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੰਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਾਨੇ ਲਗੇ ਹੋ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਹੈ ਜੀ, 24 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿਊ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਸਤਾਨੇ ਲਗੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਟਰੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੁਝੇ ਛੋੜ ਕਰ ਜੋ ਤੁਮ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਅਰੀਜੀਤ ਜਾਨੀ ਬਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਨਾਲ ਕਰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵਧੀਆ ਸੋਹਣੀ ਉਹਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਮ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਯਾਰ, ਸੋਚ ਸਹੀ ਆ, ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਥੋਟ ਵਧੀਆ, ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਿਆਨ ਸੋਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਗਾਣੇ ਆਏ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਕਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਰਮ ਵਧੀਆ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲੀ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਐਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਲਿਰਿਸਿਸਟ ਤੋਂ ਗਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੁੱਭ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਣੇ, ਆਪ ਹੀ ਗਾਉਣੇ ਆ,
ਆਪਦੇ ਹੀ ਲਿਖੇ ਗਾਉਣੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਸੀਗੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਸੋਚਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਹ ਗਾਣਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਨੇਹਾ ਕੱਕੜ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਐਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨੇਹਾ ਕੱਕੜ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਹੀ ਬੜੀ ਘੈਂਟ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਹੈ ਤੇਰੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੰਪੋਜ਼ ਇਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਗਾਣੇ ਦੀ ਕੰਪੋਜ਼ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸੋਨੂ ਮਾਲੇ ਜੀ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਪੂਰਾ ਗਾਣਾ ਕਰਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਚੇਂਜਿਸ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਹੋਏ ਕਿ ਲਾਈਕ ਕਰਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਗਾਣਾ ਇਹ ਪੂਰਾ, ਪਰ ਨਿੰਜਾ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸਮਾਨੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਸਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆਪਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਤਰਲੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਅੰਤਰਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ 'ਚ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਰਮ ਆਪ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਡੈਡੀਕੇਟਡਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਗਲਤ ਆ, ਉਹ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗਲਤ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰਾ, ਦੋਨੇ ਭਰਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਜੋੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਐਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਗਾਣਾ ਇੱਦਾਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ ਯੁਵਰਾਜ ਭਿੰਡਰ ਵੀਰਾ, ਸੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਜਸਟ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ 10-20 ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡੈਡੀਕੇਟਡਲੀ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਵਾਕਈ ਮੁੰਡੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਟੈਲੈਂਟ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਈਏ। ਸੋ ਬੜੇ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਮੀ ਸਾਡੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਸਤਾਦ ਸਾਡੇ ਗੈਗ ਸਟੂਡੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਗਾਣਾ, ਪਟਾਕੇ, ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ ਦਾ ਟੇਬਲ ਗਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਸੌਂਗ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ। ਉਹ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟਲੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਵੀ ਐਡੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ। ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿੰਜਾ ਭਾਜੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਿੰਜਾ ਭਾਜੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਗਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਾਏ, ਅਤੇ ਭਾਜੀ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਾਣਾ ਕੌਣ ਗੁਣਗੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਆਈ ਨੈਵਰ ਨੋ ਕਿ ਨਿੰਜਾ ਭਾਜੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਐਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਗਾਣਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਗਾਣਾ ਆਹੀ ਗੁਣਗੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਗਾਣਾ ਰਿਪੀਟ ਗਾਓ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਗਾਇਆ, ਬਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਗਾਣਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡੱਬ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਯੁਵਰਾਜ ਵੀਰੇ ਕਰਕੇ, ਗੈਗ ਭਾਜੀ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਪਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਰਦੇ ਅੱਗੇ तक पहुँच रहे हैं जी। बाकी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ है जो भी है जी। ये तो बात रही सताने लगे हो। अभी लास्ट मंथ आपका 27 के आसपास एक गाना रिलीज़ हुआ है आदत वे, निंजा पाजी के साथ ही। आदत और अब आदत वे की बात कहाँ से शुरू हुई और आदत वे ही क्यों? सर आदत वे लिखने का आदत वे एक्चुअल में हमने पहले नहीं लिखा हुआ था। हम लोग की कनेक्टिविटी निंजा पाजी से जिस दिन हुई उसके बाद काफ़ी गाने उनको और भी हमारे अच्छे लगे, 1-2 गाने और भी बढ़िया लगे थे। सो हमारा ये मेरा कोशिश ये रहती है, क्योंकि जैसे कि मैं बता रहा हूँ ना आपको, मार्केटिंग लाइन से आया, तो मुझे एक लगता है कि भी जिस बंदे के साथ हम लोग ट्यून्ड हो गए, जिसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, उसके साथ उनके साथ मिल के कोई एक ऐसी चीज़ को किया जाए जो उसको ज़्यादा खुशी दे सके। मतलब कुछ हर बंदे के कुछ एक लूप होल होते हैं, कुछ एक छोटी छोटी चीज़ों से वो जुड़ा होता है भी। वो कहाँ पे आके एक टूट सकता है या कहाँ पे आके वो ज़्यादा डेडिकेटेडली खुश हो के हमारे साथ ये कहेगा कि हाँ ये तो मेरी एक थॉट थी कि भी क्यों ना आदत 2 बनाया जाए। सो फिर मैंने सोचा कि यार ये तो सेम टीम नहीं रहेगी, और मैं क्या
निर्माण भाई का लिखा हुआ वो गाना था पहले, और मैं क्या म्यूज़िक गोल्ड बॉय पाजी का था। सो मेरे को यूँ लगा कि यार अभी सेम टीम है नहीं, सेम टीम के साथ पाजी भी वर्किंग नहीं कर रहे हैं, तो मुझे ये लगा कि यार कैसे मतलब कि पॉसिबल होगा। तो मैंने कहा चलो यार ये पाजी के लेवल का काम है, अपन गाना तो लिखें। तो मैंने वो गाना आदत कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10 से 12 बार सुना। एक वीडियो विजुअलाइजेशन जो उसका बना हुआ था वीडियो, वो देखा, उसको समझा भी उसके अंदर क्या क्या वीडियो के थ्रू क्या दिखाया है, लफ्ज़ों ने क्या बोला है। तो वहाँ से मैंने उस चीज़ को जोड़ के सेम पार्ट को सेकंड पार्ट बना के मैंने आदत वे लिखा था। मेरे लिए तो वो आदत 2 ही था, पर वो पाजी ने आदत वे के नाम से रिलीज़ किया, और इस तरीके से बस ये मिस्ट्री रही। और वो इतना अच्छा बयान हुआ। पहले तो क्या हुआ कि जिन पाजी के थ्रू मैं उनसे मिला था, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा पाजी आदत 2 लिखना हमने। तो पाजी बोलते यार नहीं, आदत 2 नहीं कर। वो पाजी जो हैं वो बड़े डेडिकेटेड रहते हैं। तो पाजी ने मेरे को बोला, कहते यार चल सुना तो दे क्या बनाया, उनको तो बाद में सुनाएंगे, तो मुझे तो सुना। ना मैंने उनको सुनाया तो वो इतने डेडिकेटेड हो गए चीज़ को लेके कि भी यार बहुत अच्छी है। कहते यार ये तो पहले से मतलब पंजाबी से कहते हैं पहले सट्टे चलने वाली चीज़। तो उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने क्या किया, साथ के साथ निंजा पाजी को फॉरवर्ड कर दिया वो वीडियो। गुनगुना दीजिए वो हाँ जी वो उसके 2 शब्द वो ऐसे लिखे थे, पुराने गाने से सारा कनेक्टेड है ना, क्या ना, खुद नू खो के मेरे तो सौंप गया तू गैरानू, अज भी तरसण मेरियां रावां तरसण तेरे पैरानू, लख खुश हाँ नाल ओदे ना चैन मेरे दिल नू, हुण तू क्यों समझे ना इस दिल दी तड़पन नू, आदत वे तेरी पै गई सी मैनू, छड्डी ना भावें छड्ड गया तू मैनू, आदत वे तेरी पै गई सी मैनू, छड्डी ना भावें छड्ड गया तू मैनू। दोस्तों अब वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि निंजा के साथ जो हमारे विनोद उर्फ वीवी के जो ताल्लुकात हैं वो किस तरह के हैं। आप बने रहिए जनचेतना चैनल के साथ। स्वागत है दोस्तों आपका ब्रेक के बाद आपके चैनल जनचेतना में। संगीत का सफ़र कितना हसीन जा रहा है ये आप भी महसूस कर रहे हैं, मैं भी महसूस कर रहा हूँ और हमारे कैमरा पर्सन भी महसूस कर रहे हैं। विनोद जी स्वागत है फिर से आपका। हाँ जी विनोद जी अभी बात चल रही थी सताने लगे हो। अभी आपने जिक्र किया कि आपको गुनगुनाता सुना और निंजा पाजी बाहर आए, तो जिस अंदाज में वहाँ गुनगुनाया उसके बारे में हमें भी थोड़ा सा सुनाएं, थोड़ा सा उसी अंदाज में गुनगुनाएं। सर मैं एक छोटी सी चीज़ आपको इसके अंदर बताऊंगा, मेरे को बड़ी अच्छी लगी जो निंजा पाजी ने इसके अंदर एडिट की। ना 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 ना, बड़ा सताने लगे हो, बड़ा सताने लगे हो, मुझे रुलाने लगे हो, करते कुछ भी नहीं जताने लगे हो, बड़ा सताने लगे हो, मुझे रुलाने लगे हो, करते कुछ भी नहीं जताने लगे हो, रोज रोज रोए हैं बिन आंसुओं के, कहते हैं वो कुछ सहागी नहीं,
प्यार कम हो गया या रहा ही नहीं, मैंने सब कह दिया तूने सुना भी नहीं। प्यार कम हो गया या रहा ही नहीं, मैंने सब कह दिया तूने सुना भी नहीं। ना 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 ना। थैंक यू। निंजा पाजी के साथ आपका एक्सपीरियंस रहा, कितने टाइम का एक्सपीरियंस रहा था और सर क्या? बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे और हम्बल नेचर है उनका, अच्छा गाते हैं और एप्रिसिएशन उनकी तरफ से थी तभी हम लोग ने गाने भी किए। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू निंजा पाजी और मेरी पूरी टीम, इवन निंजा पाजी, करम, युवराज पाजी एंड गगन पाजी गैग स्टूडियो, जिन्होंने इन्ना का एप्रीसीएशन किया। सो करम ने लिखा बहुत सोहना, कंपोज वधिया सीगी, गल प्रवान हुई, गल पहुंची, निंजा भाजी ने गाया बहुत सोहना गाना, तुहाडे सामने ही है जी, हुण 24-25 मिलियन हो गया है। आगे तो तुहाडा की प्लान है, आगे कौन से प्रोजेक्ट आपके आ रहे हैं? आगे सर अभी रिसेंटली मेरा एक गाना तो अभी निंजा भाजी के साथ आया ही है, अभी उसके बाद सताने लगे के बाद आदत वे अभी मेरा एक रिसेंटली गाना रिलीज़ हुआ। अभी जो प्लानिंग हमारी चल रही है, जस्ट स्टार्टेड आई वर्क विद जस्सी लोका भाजी, उनकी टीम के साथ, उनके बड़े अच्छे टैलेंटेड सिंगर उनके साथ बॉन्ड है। 2 से 4 गाने मेरे उस टीम के साथ आ रहे हैं। आगे धीरे धीरे प्लेसमेंट्स चल रही हैं कि जो बॉलीवुड के सिंगर, अच्छे सिंगर हैं, नेहा कक्कड़, दर्शन रावल, जुबिन नौटियाल। सो हमारी कोशिश है हमारे लेवल पे, मैं नहीं कहूँगा कि भी हम लोग ऑलरेडी उनके साथ पैचअप हो चुके हैं या नहीं, बट होप सो जिस टीम के साथ हम लोग जुड़े हैं वो एक हमारा ड्रीम है, ये पूरा हो जाएगा। क्योंकि बेसिकली जिस तरीके के गाने हम लोग लिख रहे हैं, जिस तरीके की वाइब्स और जिस तरीके की कंपोजिशंस पे हम लोग काम कर रहे हैं, सो हमें लगता है कि वो एक राइट प्लेटफॉर्म है, वो एक राइट पर्सनैलिटी है जो इन गानों को गा दें तो शायद। और इवन हमें ये भी लगता है कि भी गाना अप्रोचेबल भी है। इतना अप्रोच अगर हम लोग ऊपर सोच रहे हैं, उस लेवल पे सोच रहे हैं, तो इट मीन्स कि हमें लग भी रहा है कि वो इतने पोटेंशियल वाली चीज़ें हैं कि वो वहाँ तक जानी चाहिए। सो हम लोग को काम के साथ इंसाफ करने पे बड़ा ज़ोर रहता है। टेस्ट है, हमारी एक रूह की खुशी है, वो जो पैशन, जो एक डेडिकेशन है चीज़ों को लेके, चीज़ों को निभा के ही काम करने वाली, अगर वो हमने मार दी तो उस पैसे का भी कोई फ़ायदा नहीं है सर। बेसिकली हम लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं सर, पर ये जो चीज़ है, म्यूज़िक तो सर एक रूह का काम है सर। अगर वो रूह नहीं लगती तो सर फिर वो पैसा भी नहीं चाहिए हमें। तो हम लोग तो कोशिश यही रहती है कि भी किसी भी आर्टिस्ट को हम लोग गाना दें तो वो अच्छा गाए, अच्छा निभाए। इवन मुझसे तो बेहतर ही गाए, मैं तो ऑब्वियसली यही चाहूँगा सर, मैं जितना थोड़ा बहुत गाता हूँ तो मुझसे बेटर गाएगा तो मुझे तो अच्छा लगेगा, ठीक है सर। बाकी तो सिंगर का पोटेंशियल बहुत अच्छा है तो वो ऑब्वियसली अच्छा ही गाएगा। सो हमारी कोशिश ये रहती है सर। फ्यूचर्स प्लान्स के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। थैंक यू सो मच। जितनी शूटिंग्स हुई हैं उसके दौरान कोई यादगार लम्हा है ऐसा जो? शूटिंग्स तो सर ज़्यादातर मैं आपको सही बताऊँ तो 2 गानों का शूट हुआ है हमारा, एक साहू कुड़ी और एक अपना नेक मुंडा। नेक मुंडा के टाइम पे काफ़ी इंसिडेंट हमारे साथ रहे। मतलब चलो शूट के टाइम की तो क्या, शूट से थोड़ा सा पहले की बात है मैं आपसे शेयर करता हूँ। ऑब्वियसली क्या हुआ कि भी पूरा मेरे सर्कल ने सब पैसे यहाँ से वहाँ से जिसका जो बन पड़ा सब ने दिया मुझे ना। पर उससे पहले क्या हुआ कि जिसको मैंने बोला वो सम टाइम कहते हैं ना, वो मौके पे आके मनाओ ना। अभी संडे का शूट है, सैटरडे को, फ्राइडे को मैं कॉल कर रहा हूँ, मैंने कहा भाई निकलना है कल को, सैटरडे को, एक दिन पहले। मैंने कहा यार पैसे वैसे करवा दो। अब कोई बोल रहा है कोई मेरा बीमार हो गया, कोई कहीं जाना है, कोई कहीं जाना, तो वो पैसों का अरेंजमेंट हुआ नहीं और मैं परेशान। मैंने कहा यार आज तो पेमेंट करनी थी सारी, बट चलो कहते हैं ना एक सोच अच्छी हो, नीयत अच्छी हो, मालिक साथ देने वाला था। तो बस वो ऑन द स्पॉट ऐसा करिश्मा हुआ। कुछ मेरे फादर साहब ने मेरे को बड़ा सपोर्ट किया। इवन मैंने उनसे आग्रह ही नहीं किया कभी भी मैं आपसे पैसे ले लूँ ना। मैंने कभी उनको बोला नहीं कि भी मेरे को पैसे चाहिए। मैं इंडिविजुअली, मेरी आदत ये रहती है कि मैं जितना खुद से कर लूँ क्योंकि यार दोस्त मेरे इतने अच्छे हैं और इतने बढ़िया हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अब मैं एक एक का नाम भी क्या लूँ सबका, सुमित है, अजय है, मेरा दोस्त पम्मू है, मनीष है, ये सारे स्टार्टिंग के मेरे जो पिलर थे। काका ढिलो और करम तो चलो मेरी टीम पार्ट था ही, फतेह मेरे साथ जिसने गाना गाया, हम सब ने मिलजुल के किया ये। और एक एक बंदे के सब मजबूर थे उस टाइम में, पर सब ने अपने अपने लेवल पे सब ने किया। सो वो पैसा इमीडिएट मैंने एक दिन के अंदर कैसे इकट्ठा किया मैं ही जानता हूँ। वो बड़ा मेरे को कई बार फ़नी भी लगता है, पर कई बार मैं ये सोचता हूँ कि ये मालिक का ही था, जो मालिक ने करना था
उसमें भी एक लेसन था कि भी डिपेंडेंट रहना अभी एक, पर उस टाइम में मैं कहते हैं ना माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं है। वो माँ बाप का एक पंच जो मेरे को लगा ना उस टाइम पे, वो बड़ा काम आया मेरे को। तो डैडी ने, मैंने पापा को नहीं बोला, मैंने चाचा जी को बोल दिया। गुड़गांव में मेरे चाचा जी कस्टम ऑफिसर हैं, तो मैंने उनको बोल दिया। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मुझे अकाउंट नंबर भेज दे, मैं तेरे को पैसे डाल देता हूँ। और ही इज़ वेरी पॉजिटिव मैन। उनको हमेशा ये एक खुशी रहती है कि भी टीम के साथ काम करके कोई आदमी आगे आ रहा है, अपनी मेहनत से कोई आगे आ रहा है ना, तो वो कभी भी मतलब उसको डी अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि भी आपको नहीं जाना चाहिए, क्या कर रहा है नहीं। उनको ये रहता है और एटलीस्ट पैसों के लिए रह जाए वो। हाँ जी, उनको ये लगे कि पैसे की वजह से कोई हमारा बच्चा पीछे रह जाए। तो इवन वो पूरी फैमिली को ही ऐसे सपोर्ट करते हैं, सेम लाइक माई फादर। सो मैंने क्योंकि मुझे यूँ था कि मैं चाचा जी को बोलूँगा देन वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा, वहाँ फादर साहब को मैं बोल नहीं पाया, मेरी हिम्मत नहीं हुई, कंफर्ट जोन था। सो उनका वे एक बड़ा मेरे को बड़ा डिसेंट लगा। उन्होंने सिर्फ डैडी को इंटीमेट किया कि मैं उसको पैसे दे रहा हूँ, तूने उससे बात नहीं करनी है, मैंने उसको पैसे दे देने हैं, तूने बात नहीं करनी है, उसको करने दे, वो अच्छा कर रहा है। देन फाइनली डैडी के शब्द ये थे कि भी कहते यार वो मुझे ही बोल देता, मैंने ही दे देने थे, तुझे बोला उसने। देन फाइनली मेरे को डैडी ने कॉल किया, कहते यार तू मेरे को ही बोल देता है यार, कोई बात ही नहीं थी, बोल कितने पैसे चाहिए, ATM तेरे पास है, जितने चाहिए निकलवा ले। सो चलो माँ बाप का देन तो हम ज़िंदगी भर नहीं दे सकते हम लोग। सो ये भी ब्लेसिंग्स थी उनकी भी। इमीडिएट उन्होंने मेरी बात को बिना किसी चीज़ को जाने उन्होंने इमीडिएट उस चीज़ को समझा। और ही सेड के भी आप जितने पैसे आपको चाहिए आप ले लो। वो टाइम में भूल नहीं सकता। बस समटाइम ये ना कहते हैं बंदा कितना भी आगे निकल जाए, माँ बाप के साए से बाहर जाके वो अकेला चल ही नहीं सकता। उनकी जो ब्लेसिंग्स, उनका जो आशीर्वाद है, उसके बिना आप कभी सक्सेस हो ही नहीं सकते। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, तो मुझे इतना सपोर्ट भी करते हैं इवन, और मेरे सामने मेरे को कभी जाहिर नहीं करते कि हम लोग तेरे काम से कोई ज़्यादा खुश हैं, बट मेरी पीठ पीछे मतलब मुझे गली वाले सॉरी मैं बड़ा इमोशनल रहता हूँ इन चीज़ों को लेके, तो मुझे मतलब बड़ी खुशी होती है कि सामने वाला मेरे को आके बोलता है कि तेरे पापा गाना दिखा के गए थे भैया, ऐसे तेरा गाना आया वो भाई। मैंने कहा हाँ जी आया हुआ है। मतलब अंकल बोल देते हैं, पड़ोस में आंटी बोल देते हैं, मम्मी भी। हाँ मम्मी मेरे को पहले दिन से ही मतलब डेडिकेटली करते हैं। पापा का यूँ रहता है, पापा का भी शो नहीं करते, पापा ने तो ऑलवेज किया ही है मेरे लिए। और वो तो माँ बाप चलो सभी के लिए करते हैं, बट वो तो बिन बोले कहते हैं ना, वो कोई दे सकता है, वो माँ बाप ही हैं सर। सो बस तभी तो माँ बाप को परमात्मा का दर्जा दिया जाता है। एक इंटरव्यू में आपने बताया था, कहा था कि आप एक एंटरटेनर हो, तो हमारे भी दर्शकों को बता दीजिए आप किस तरह का एंटरटेन करते हो थोड़ा सा। सर एंटरटेनमेंट के लफ्ज़ का यूज़ करना मेरे लिए सिर्फ इतना ही था, इसके साथ कोई ज़्यादा कोई बड़ी कहानी नहीं है। एंटरटेनमेंट इज़ दिस के भी एक गाना हम लोग जो भी एक सुनते हैं देखते हैं, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि 60-65% लोग तो ट्यून्ड ही पैदा होते हैं, क्योंकि गुनगुनाना तो मालिक ने सब में भेजा है। उन शब्दों के साथ जब हम लोग गाने लगते हैं तो थोड़े अटपटे हो जाते हैं, हर बंदा नहीं गा सकता। वो 10-20-30% जो लोग गाते हैं वो गा सकते हैं। सो उन 10-20% में शायद हमारी कभी गिनती हो जाए या हम लोग हो जाए गिनती में, तो तभी मुझे लगता है कि हम लोग तो लफ्ज़ों को सही तालमेल के साथ थोड़ा बहुत निभा पा रहे हैं, तभी हम लोग एंटरटेनर ही हैं। अब गायकी के पैर तो बहुत दूर हैं सर। मुझे तो पर्सनली यही लगता है भी, मैं इस चीज़ को लेकर कभी डिमोरलाइज नहीं होता हूँ कि भी मैं खुद को सिंगर क्यों नहीं कहता हूँ। मेरा सर रहता है कि ट्रुथ, सच के साथ चलना पड़ा था। हम अगर सच से वाकिफ़ रहें, अपने आप को पहचान के चलें, तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। मैं सतिंदर सरताज भाजी को बड़ा सुनता हूँ ना, तो मैं उनकी बातों से एक बात मैंने लिखी थी, कहते दुनिया भज्जी फिरदी जग जानण नूं वे मुद्दतां लग जांदियां अपना आप पछाणण नूं। सो अपने आप नूं पछाण के अपने आप दा अपना सच, अपने जिहड़ी तुहाडी पोटैंशियल कहंदे ना, बंदा अपना शीशा खुद ज़्यादा हुंदा। आप दुनिया के सामने कितना भी झूठ बोल लो, कितना भी बकवासबाजी कर लो, आपको खुद को पता होता है आप कहाँ डिज़र्व करते हैं, कहाँ बैठे हैं, आपके अंदर क्या है और कितने झूठे हैं आप। नहीं, वो कहते हैं ना आईना जो है वही आपको सच दिखाता है। बस तो बंदा खुद का शीशा खुद है, वो खुद जितना सच पे चले ज़्यादा बेटर है। बाकी तो जी चलो सब दी रोटी चल ही रही है। हाँ जी। आप गाते हो? हाँ जी। लिखते हो? हाँ जी। वीडियो में क्यों नहीं आते आप?
ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸਰ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਜੋਬ ਕਰਨੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਸਲਿਮ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਟਫ, ਮੈਂ 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਐ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਾਸਕ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਫ ਜੋਬ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਫਿੱਟ ਸੀਗਾ ਸਰ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਦਾ 200 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਣਾ ਸਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਘਰੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਕਾਫੀ ਏਰੀਆ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਸਰ ਮੈਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਫਿੱਟ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ 'ਤੇ ਲਿਆ ਤਾ। ਉਹ ਬਸ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਡੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਫੇਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਜੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾਉਣੇ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਸਰ, ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸੈਟਿੰਗ ਆ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਸਭ ਸੁਧਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ सेम थिंग विद अस के भी ऐसी भी इतना ही हौली हौली इम्प्रूव हो रहे हैं। नहीं, जहाँ तक हम देखते हैं ना, एक जब आपके अंदर टैलेंट होता है तो ये चीज़ें शायद मायने नहीं रखती। चाहते हैं कि जो आप गा रहे हो तो एटलीस्ट उसका चेहरा आना चाहिए। तो हमारी आपसे भी रहेगी कि आप अगले गाने में जब भी आएँ तो आप अपना विजुअल जरूर दें उसके लिए। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली मेरे गाने, मेरे पर्सनल जिन्ने भी गाने होंगे उस मेरा फेस एब्सोल्यूटली रहूगा। तो कोशिश भी यही रहूगी कि मैं खुद ही ਉਹਦੇ 'ਚ सारी ਜਿਹੜੀ भी एक्टिंग भी करनी है वो मैं अपने लेवल ਤੇ मैं खुद करा। ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਦੀ ਦੇਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਜਿੰਨੀ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਬੜੀ ਕਸੂਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਟੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਲਿਮ ਡ੍ਰਿਮ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡ ਲੁਕਿੰਗ ਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਆਫਟਰ ਯੋਰ ਸਕਸੈਸ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ਿਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੁੱਕ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਟਸ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਗੁੱਡ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਅਤੇ ਬੈਟਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ। ਸੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਵਾਈਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫਿਟਨੈਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਫਾਈਨਲੀ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੋਬ। ਲਾਈਕ ਖਾਨ ਭੈਣੀ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮਨਕੀਰਤ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਮਨਕੀਰਤ ਵੀਰਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਥਿੰਗ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨਾ ਰਾਬਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇ ਆਫ ਟਾਕਿੰਗ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਡੀਸੈਂਟ ਵੇ ਨਾਲ। ਈਵਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਨੈਪਚੈਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡਲੀ ਮਿਲਦੇ ਹੋ। ਈਵਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਨਕੀਰਤ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣਿਆ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਿੰਡੂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਲੈਸਡ ਹਾਂ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਹਿਮ, ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਔਰ ਈਵਨ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਸਰ 21-22 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ
ਚੱਕਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੜਕ ਭੜਕ ਗਾਣੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲੀ 21-22 ਸਾਲ ਦੇ 20-15-16 ਸਾਲ 21-22 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਗਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਿ ਚੰਗਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਚੰਗੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਬੈਡ ਥਿੰਗ, ਬਟ ਬਾਹਰਲਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਖੋ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਗੇਂਸਟ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਲੈਪਸ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਖੁਦ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ, ਇੰਨਾ ਜੋਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਵਧੀਆ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਜਿੰਨਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਜੀ, ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਰ ਲਾਈਫ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਸਮਝਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਨ ਚੇतना देख रहे सारे दर्शकों को थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, ये थे हमारे विनोद, उन्होंने बताया कैसे वो विनोद से वी वर्मा बने। आगे भी इस तरह के सफ़र जारी रहेंगे, आप कृपया बने रहिए जन चेतना चैनल के साथ। और हाँ, यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हर तरह के अपडेट से वाकिफ़ रहें। धन्यवाद।